मार्शल पीक C11 अच्छा करो और अंत में तुम्हें स्वर्ग भेजा जाएगा। मैं पिछला अध्याय अगला अध्याय। अचानक स्काई टावर का शिष्य भीड़ के पास से निकला और चारों ओर चक्कर लगा दिया। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे उपहास और अहंकार में बदल गई। लेकिन दो हान पुरुषों का आसानी से मजाक नहीं उड़ाया गया और उन्होंने अपने चेहरे क्रीच किए। तुम छोटे बकवास घेरे में घूमते हुए इस चाचा को चक्कर आ गए। क्या आप वही बनना चाहते हैं? नौजवान बस मुस्कुराया। दो आदमियों के सामने खड़े होकर जहर आदमी को देखते हुए उसने कहा, तुम्हारा चेहरा बहुत पीला है। ऐसा लगता है कि आपका जहर आसान नहीं है। बेशक यह नहीं है, उसने शातिर तरीके से जवाब दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं डॉक्टर के बजाय यहाँ और अपने भाई के साथ क्यों होता? हम यहाँ इस बॉस के काले दिल और उसके असली रंग को प्रकट करने के लिए हैं। उम्मीद है कि कोई भी फिर से उसकी दुकान से नहीं खरीदेगा और हमारे जैसा ही दुख उठाएगा। उद्धरण चिन्ह। इससे बॉस का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि इन दोनों आदमियों का उद्देश्य क्या था। अगर यह जबरन वसूली कर रहा होता तो वह समझ जाता, लेकिन उनका मकसद बहुत ही उलझा हुआ और अस्पष्ट था। बस जब वह इस पर विचार कर रहा था, कायांग ने धीरे से पूछा, अंकल, क्या आपने इस दौरान किसी को ठेस पहुंचाई? कठिन सोचते हुए बॉस वह बुरी तरह से चिल्लाया, कोई नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी चावल की दुकान ने किसी को पैसा कमाने से रोका हो? भले ही कायांग युवा थे, उन्होंने कई चीजों का अनुभव किया था, तो यह विचार असंभव नहीं था। यह जीवित रहने के लिए सिर्फ एक विनम्र काम है, मैं दूसरों को उनकी आय से कैसे रोक सकता हूँ? अब यह अजीब था। जमीन को घूरते हुए कायांग ने बहुत सोचा, लेकिन फिर भी उलझन में था। फिर स्काई टावर के शिष्य ने उपहास किया और दोनों व्यक्तियों से एक प्रश्न पूछा। वे चिल्लाए, देखो चालबाजी। चिल्लाते हुए आदमी ने जहरीले सेब का काला दिल खोलने के लिए एक चाल का सहारा लिया। TLN असली रंग दिखाने के लिए कह रहा है। इसने आसपास के लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि सुबह काफी सुस्त थी। हान आदमी बेतहाशा उछल कूद कर रहा था, जबकि उसकी मुट्ठियां जकड़ी हुई थीं। कूदते कूदते वह जहरीले सच का पर्दाफाश करने चला गया। इस तरह चलते हुए उसका एक बार पीला चेहरा लाल और गुलाबी हो गया। इससे भीड़ ठिठक गई। जाहिर तौर पर वे इस अचानक हुए बदलाव से स्तब्ध थे। जहर दो हान आदमियों को देखते हुए उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ऐसा कौशल, मैं उनका सम्मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ। दो आदमी मदद नहीं कर सके, लेकिन पीला पड़ गया। न केवल गिरा हुआ आदमी सफेद नहीं हुआ, बल्कि ऐसा भी लग रहा था कि उसे जहर नहीं दिया गया था। आसपास के लोगों ने भी हंगामा करना शुरू कर दिया। वे मूर्ख नहीं थे, वे स्थिति को कैसे नहीं समझ सकते थे। वे नहीं जानते थे कि इन आदमियों का क्या मकसद था, लेकिन बॉस ही राइस स्टैंड को बदनाम करना शर्मनाक था। सौभाग्य से स्काई टावर के उस शिष्य ने सच्चाई का खुलासा कर दिया था। अधिक से अधिक लोग पुरुषों का तिरस्कार करने लगे थे और उस युवक की प्रशंसा करने लगे थे। इस युवक को पसंद करना स्वाभाविक रूप से आसान था और इस घटना से उसकी प्रतिष्ठा आसमान छू गई। जबकि कायांग ने गुप्त रूप से अपने संदेह की पुष्टि की कि वे सभी अभिनय कर रहे थे। वे प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए बेईमानी को उजागर करने और कमजोरों की रक्षा करने वाले एक सम्माननीय शूरवीर के नाटक का अभिनय कर रहे थे। अगर उसने उन्हें पहले गली में एक साथ नहीं देखा होता तो उसे डर होता कि वह भी उन पर विश्वास कर लेता। लेकिन वे उस सारे प्रयास में क्यों गए? दो हान पुरुष अब आरोप नहीं लगा सके। युवक को घूरते हुए उन्होंने पूछा, भाई, मेरे भाई के मुद्दों में हस्तक्षेप करने वाले आप कौन होते हैं? शान से वह घुमा और अहंकार से उत्तर दिया, मैं स्काई टावर का सूम्यू हूँ। उन शब्दों को सुनकर पुरुषों में से एक डर गया। कोई आश्चर्य नहीं, आप स्काई टावर के शिष्य हैं। यहाँ के भीतर एक अजगर। आज इन दोनों भाइयों ने हार मान ली है। अगर भाग्य ने अनुमति दी तो मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह। मैं यह वाक्य ऐसा लगा जैसे यह पहले से योजना बनाई गई थी, जिससे कायांग को हंसी आ गई। सुमू बस ठिठुरते हुए हंसे, सुरक्षित रूप से निकल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अनुरक्षण नहीं करूंगी। इस तरह की स्थिति के साथ, और अगर यह वास्तव में कोई दुर्घटना नहीं थी जैसे कायांग को संदेह था, फिर दोनों आदमी चले जाते और सुम्यू तब दर्शकों की प्रशंसा की तलाश करता। विशेष रूप से बॉस वह है। लेकिन कायांग नहीं चाहती थी कि बॉस उसे मूर्ख बनाए। उन दो आदमियों के जाने से पहले उसने झट से कहा, आप उन्हें जाने नहीं दे सकते, वे बहुत नीच हैं। आज का शिकार वह राइस स्टैंड था, लेकिन अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाते हैं तो वे लियूशी की कपड़े की दुकान या जियांगशी की किराना को निशाना बना सकते हैं। यह सुनने वाले अधिकांश लोग मदद नहीं कर सके, लेकिन ध्यान दिया कि उन्होंने जो कहा वह सही था। वे इन नीच खलनायकों को इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? अगर उन्होंने आज उन्हें जाने दिया तो कल वे दूसरी दुकान को निशाना बना सकते हैं और उन्हें तबाह कर सकते हैं। अगर बात ऐसी हो जाए तो शायद वो बॉस है की तरह लकी ना हो। मैं यह सोचकर लोगों ने दो हान आदमियों के सामने रास्ता बंद करना शुरू कर दिया। अपनी स्थिति से कायांग सुमू की आंखों में घबराहट को स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह बदले में सुम्यू को आवाज के स्रोत कायांग तक ले जाता है। जबकि दोनों व्यक्तियों ने आपस में एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया और जल्दी से अपने भावों को समायोजित किया। चकलिंग, कायांग ने कहा, साथी शिष्य, एक कहावत है जो जाती है, अच्छे लोग अंत तक चलते हैं। जैसे बुद्ध पश्चिम में कैसे गए, आप और मैं दोनों इन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? TLN यह कहते हुए कि उसे अपना काम खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा बुद्ध का संदर्भ भी है, आप लोगों को इसे आजमाना चाहिए। चीनी लोककथा। कायांग की पतली और नाजुक काया को देखकर सुमू कुछ भी नहीं रोक सका, लेकिन झुंझलाहट में फूट पड़ा, तुम्हारा साथी शिष्य कौन है? कायांग ने उत्तर दिया, मैं भी स्काई टावर का शिष्य हूँ। मैंने 3 साल पहले मेन गेट में प्रवेश किया था। इसने सुमू को अवाक कर दिया, क्योंकि वह वास्तव में एक साथी शिष्य था। अब आगे की हलचल के बिना कायांग ने आगे आकर कहा, पूरे देश में उचित होना महत्वपूर्ण है, जबकि व्यक्ति को भी शिष्ट होना चाहिए, इसलिए भाई आप मुझे ही लाभ न लेने दें। आइए हम दोनों इन दो काया लोगों को गिरफ्तार करें और बॉस को न्याय दिलाने में मदद करें, साथ ही ब्लैक प्लम विलेज की भी मदद करें। उद्धरण चिन्ह। मैं इस बयान से आसपास के लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसने सुम्यू को चिंता से भर दिया, क्योंकि उसे लगा जैसे इस अज्ञात भाई द्वारा उसे एक समुद्री डाकू के जहाज पर घसीटा गया हो। वह भागना भी चाहता था, नहीं कर सका। वे दो आदमी भी मार्गदर्शन सहायता की तलाश में लगातार सुम्यू की ओर देख रहे थे। उन्हें देखते हुए सुम्यू उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। भाई चलते हैं, सुम्यू के कंधे पर खींचकर कायांग दौड़ पड़ी। यह क्या है? सुम्यू की आंखों में आंसू आ गए, यह सोचकर कि यह भाई कहां से आया है।
इसने वास्तव में मेरी योजनाओं को बर्बाद कर दिया, लेकिन यह पहले से ही इस बिंदु पर आ गया था, इसलिए सुमो केवल चार्ज कर सकता था। जब वह उन्हें पकड़ने की तैयारी कर रहा था, तो वह उन्हें भागने का मौका तलाशने का संकेत भी दे रहा था। दोनों लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन काई यांग ने विनिमय देखा और अनुमान लगाया कि वे क्या कर रहे हैं। वह चिंतित था कि बॉस उसे बरगलाया जाएगा, इसलिए उसने अतिरिक्त सावधानी बरती और चिल्लाया, दोस्तों, साथी मालिकों, बस मत देखो। आओ दो भाइयों की मदद करो। यह सुनकर बॉस वह भी मदद के लिए चले गए। चावल स्टैंड के युवा हाथ में कपड़े के खाली थैले लिए हाथ में शामिल हो गए। बॉस वह पहले इन दो पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बदला लेना चाहेंगे। यह देखकर कि बॉस ने अभिनय किया था, भीड़ बस नहीं देख सकती थी और वे सभी उन्हें पकड़ने के लिए दो आदमियों की ओर दौड़ पड़े। पहले दोनों लोग चिंतित नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह दृश्य देखा, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तो वे जल्दी से चिल्लाए, चेहरे पर मत मारो। अपने चेहरे की रक्षा करते हुए वे जमीन पर झुक गए। मैं टीएस, आप पुरुष हैं और आप कहते हैं चेहरे पर मत मारो, भयावह। ईडी, यह उनका पैसा बनाने वाला है। अगर उन्हें पीटा गया तो वे इसे अभिनेता के रूप में कैसे बनाएंगे? आपसे कोई दया नहीं। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। संपर्क सेवा की शर्तें साइट मैप मार्शल पीक। C12 द ट्रिक। मैं पिछला अध्याय, अगला अध्याय। धमाका 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 धमाका, पिटाई की आवाज सुनाई दी। भले ही इस सड़क पर कारोबार आम लोगों द्वारा चलाया जाता था, लेकिन उन्होंने वर्तमान में एक शक्तिशाली लड़ाई की भावना का प्रदर्शन किया जिसने दूसरों को चकित कर दिया। इन व्यापारियों ने कमोबेश पैसे के लिए कुछ भी किया और आमतौर पर दूसरों से घृणा करते थे। और अब जब उन्हें अपना तनाव मुक्त करने का मौका दिया गया, तो वे कैसे उदार हो सकते थे? यह राइस स्टैंड के वेटर के लिए विशेष रूप से सच था। हाथों में कूड़ा करकट के थैले लिए वह आदमियों पर लगातार वार करता रहा। इसके अलावा इतने सारे लोगों द्वारा इन आदमियों को मारने के कारण वे यह नहीं पहचान सके कि उन्हें कौन मार रहा है। इसलिए इन लोगों को परिणामों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। एकता में बल होता है। कायांग ने केवल सहायता मांगी, लेकिन इससे पहले कि वह एक उंगली उठा पाता, इन व्यापारियों ने उसे एक तरफ धकेल दिया। थोड़ी देर बाद धड़कन धीरे धीरे बंद हो गई और आप देख सकते हैं कि दो आदमी जमीन पर मुड़े हुए थे और चारों तरफ चोट के निशान थे। कपड़े का थैला भी गायब हो गया था। पुरुषों को देखकर सुमू का दिल दर्द से कराह उठा और उसका पैर ऐंठने लगा, क्योंकि पुरुषों को लहूलुहान पीटा गया था और उनके चेहरे इतने सूज गए थे कि उनकी माताएं भी उन्हें पहचान नहीं सकेंगी। ईडी, उनके चेहरे पर कोई दया नहीं, भीड़ का रवैया आपके जैसा ही है, इतना कठोर। टीएल, गीज, बस कह रहा हूं। यह स्थिति केवल इसलिए हुई क्योंकि पुरुषों के पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। हालांकि उनके पास तलवारें थीं, फिर भी कोई देख सकता था कि यह केवल सजावट के लिए थी। अगर वे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या वे इन हमलों को झेलेंगे? हालांकि दूसरी ओर विशेषज्ञ इस तरह के घिनौने कृत्यों को करने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं? अब मारकाट खत्म होने के बाद भी व्यापारी बने रहे। उनके भयानक चेहरों और डर से भरे दिलों के साथ दो हान पुरुषों ने कमजोर रूप से कहा, सू। उनके हाथ कांप रहे हैं। दुर्भाग्य से सुमू की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने जोर से कहा, क्या सू, आप चाहते हैं कि यह युवा गुरु आपको चिपचिपी हड्डियां दें? TLN, क्योंकि उसका नाम सू है, एक नाटक उसके नाम के अर्थ के साथ एक शब्द है। यह देखकर कायांग मुस्कुराए और घोषणा की, तुम दो बदमाश। मुझे नहीं पता कि आपने कई अन्य लोगों को फंसाया है, लेकिन यह बेहद घृणित है। उनके शब्द अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, लेकिन उपस्थित व्यापारियों के लिए यह सच की तरह लग रहा था। वह वेटर जिसने पहले चीर फाड़ किया था, पे, तुम ट्रैश करते हो। आपने वास्तव में इस चावल स्टैंड पर अहंकारी व्यवहार करने का साहस किया। वेटर ने अपनी कुंठाओं को जारी रखा, लेकिन कायांग को अपने बयान पर विस्तार करने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, ऐसे लोगों को सचमुच मरना चाहिए। साथ ही शिष्य, आप और मैं एक एक को क्यों नहीं मार देते? यह उन्हें फिर से कानून तोड़ना सिखाएगा और बेहतरी के लिए भी। यह टिप्पणी सुनकर फर्श पर पड़े दो लोग ठंडे पसीने से तरबतर हो गए और डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह कमजोर लड़का इतना निर्दयी होगा। सुम्यू ने बस उसे देखा, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह मजाक कर रहा है या नहीं। लेकिन कायांग के चेहरे पर कोई संकेत नहीं था कि यह एक मजाक था। सच कहूं तो हालांकि पुरुषों ने जो किया वह कायरतापूर्ण था, इसके लिए मरने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं था। निस्संदेह कायांग की सजा कुछ ज्यादा ही क्रूर थी। सुम्यू केवल इतना ही पूछ सकती थी, भाई, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? सही। अत्यधिक। कायांग ने अपना सिर हिलाया। अगर आज उनका छोटा सा झूठ सफल हो जाता तो बॉस की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वह आजीविका कैसे बनाए रखेगा? यह लोगों को सीमा तक धकेल रहा है, तो यह अत्यधिक कैसे है? आप जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होगा। पहले जब उन व्यापारियों ने कायांग की बातें सुनी तो उन्होंने भी यही सोचा था। लेकिन उसका तर्क सुनकर वे उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को समझ गए और परस्पर विरोधी हो गए। लेकिन अंतिम निर्णय उनके ऊपर नहीं था, इसलिए वे बस किनारे पर खड़े रहे। लेकिन जब बॉस उन्होंने कुछ कहना चाहा तो कायांग की एक नजर ने उन्हें रोक दिया। यह निश्चित रूप से मामला हो सकता है, लेकिन हम केवल लापरवाही से लोगों की हत्या नहीं कर सकते। अब सुमू वास्तव में चिंतित थी। उसने नहीं सोचा था कि उसके सामने यह शिष्य इतना निर्दयी और निर्दयी था। मूल रूप से उन्होंने इसकी काफी अच्छी योजना बनाई थी। सबसे पहले वे दो आदमी बॉस की बदनामी करेंगे और फिर वह जाकर बॉस को बचाते हुए उन्हें रोक देगा। तब वे बच निकलेंगे और वह बॉस से कृतज्ञता प्राप्त करेंगे और इस प्रकार अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि ऐसा शातिर शिष्य प्रकट होगा, इतनी आसानी से उन्हें मारने का विकल्प चुन लिया। यह अच्छे से बहुत दूर था। सुमू ने देखा कि दो आदमी उनसे बचाने की गुहार लगा रहे थे। उन निगाहों के भीतर खतरों के संकेत थे। सुमू उनका अर्थ कैसे नहीं समझ सकती थी। यह टिड्डे के शरीर से बंधे होने जैसा था। यदि हमें एक दुखद अंत भुगतना है तो आप हानिकर नहीं निकलेंगे। यही उनका मतलब था। उस समय कायांग ने कहा, भाई, और कोई तरीका नहीं है। मेरे अनुभवों से हत्या एक स्वाभाविक बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले नहीं मारा हो, या तुम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हो, तो तुम मारने को तैयार नहीं हो? इस बयान ने सुमू का दिल उसके गले से लगा दिया। कायांग को देखने के लिए मुड़कर उसे एक शरारती मुस्कान मिली। भाई, क्या मतलब है तुम्हारा? कायांग ने उसे देखा या नहीं, यह सोचते हुए उसने ठंडे चेहरे से सवाल किया।
उसने कोई सुराग नहीं दिया था, तो वह कैसे जान सकता था? वह जो नहीं जानता था, वह यह था कि काई यांग को उसकी योजना के बारे में विशुद्ध रूप से संयोग से पता था। नहीं तो उसे भी बेवकूफ बनाया गया होता। बॉस वह भी होशियार था, उसने काई यांग के शब्दों में छिपे अर्थ को समझा और सुमू से पूछा, छोटे भाई तुम कौन सी धुन गा रहे हो? टीएलएन, आप क्या कर रहे हैं? योजना बना रहे हैं, इसका चीनी वाक्यांश। काई यांग ने सुम्यू के असली रंगों के एक हिस्से का खुलासा किया था, बॉस वह कैसे नहीं देख सकता था? काई यांग ने सिर्फ अपना सिर हिलाया, उसने विशेष रूप से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन सुम्यू को घूरता रहा, भाई मुझे लगता है कि आप एक साहसी व्यक्ति हैं, लेकिन आप झिझक रहे हैं। चिंता न करें, मैं यहाँ आपका और गांव वालों का साथ देने आया हूँ। तो किस बात का डर है? मुझे किससे डर है? सुमू जोर से हंसा, मानो खुद को आश्वस्त करते हुए उसने कहा, मुझे किस बात का डर है? क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं है? पहले किसने नहीं मारा? यह ऐसा था जैसे वह यह मानने को तैयार नहीं था कि उसने पहले काई यांग के सामने हत्या नहीं की थी। अंत में इस व्यक्ति के स्वभाव ने उसे झकझोर दिया। सुमू ने चुनौती से पीछे नहीं हटे थे। सुमू ने फिर जमीन पर पड़े आदमियों की ओर एक ठंडा, निर्मम इरादा दिखाया। उस युवक की आंखों में देखते हुए उन दो आदमियों को पता था कि उनका काम खत्म हो गया है। इस दौर में उनका बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया गया था। मैं, भाई, करते हैं। काई यांग ने आग पर तेल डालना जारी रखा। गहरी सांस लेते हुए सुमू ने धीरे से सिर हिलाया। ऐसा होते देख दोनों पुरुषों को तुरंत पता चल गया कि उनका अंत निकट है। तो वे बिना कुछ किए कैसे सह सकते थे? कूदते हुए उन्होंने सुम्यू की ओर इशारा किया और घोषणा की, सुम्यू, विश्वासघाती कमीने, आपने हम भाइयों से एक एहसान मांगा, बॉस की बदनामी करने के लिए वह खड़ा है ताकि आप बचाव में आ सकें और नायक बन सकें। लेकिन आप हमें कैसे चुकाते हैं? न केवल हम सुअरों की तरह पीटे जाते हैं, अब हमें आपके अपराधों के लिए मरना होगा। तुम सच में कचरा हो। तुम झूठ बोलते हो। अपनी योजना का खुलासा सुनकर सुमू आग बबूला हो गया। हम्फ, जैसे कि उनकी चोटों ने उन्हें प्रभावित नहीं किया, पुरुषों ने सिर्फ उपहास किया और बड़ा आदमी जोर से चिल्लाया, सभी को सूचित किया, हर कोई, जवान या बूढ़ा, आज मेरा भाई और मैं बाहर आया और तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना। लेकिन यह सब सुमू के आदेश पर था। उन्होंने बॉस ही की बेटी को पसंद किया था, लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। इसलिए उसने उसे हासिल करने की योजना बनाई। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। संपर्क सेवा की शर्तें साइट मैप मार्शल पीक। C13 बस आप प्रतीक्षा करें। मैं, पिछला अध्याय, अगला अध्याय। जब इस बात का खुलासा हुआ तो देखने वालों के सिर के अंदर कुछ क्लिक हुआ। बहुत से लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन सुम्यू को अविश्वास से देखने के लिए मुड़ गए। तो वह था, काई यांग संतुष्ट थी कि उसने सही अनुमान लगाया था। सुम्यू का वास्तव में एक उल्टा मकसद था। हालांकि उसने सोचा था कि यह लाभ या प्रतिष्ठा से संबंधित कुछ है। उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में उसकी अपनी यौन इच्छाओं के लिए था। वह बॉस की बेटी से भी मिला था, भले ही वह बेहद खूबसूरत नहीं थी, फिर भी वह कला का काम थी। आकर्षक शरीर, नाजुक रूप, दुबले पतले फिगर और पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मात्र 14 साल की। इतनी छोटी लड़की ने दुर्भाग्य से सुमू की नजर को पकड़ लिया था, जिससे ऐसी परेशानी हुई। क्या बकवास है? सुमू का चेहरा टमाटर की तरह लाल था, सच्चाई को नकारने की कोशिश कर रहा था। उस व्यक्ति का उपहास करते हुए वह कहता रहा, मैंने झूठ नहीं कहा है। भले ही हम दो भाइयों में हमारे दोष हैं और कुछ आपराधिक कृत्य करते हैं, बॉस की निंदा करते हैं और अपने चावल को जहर देते हैं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि दूसरों की रोजी रोटी में तोड़फोड़ करना मेरी अपनी आजीविका को नुकसान पहुंचाने के बराबर है। तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? इस छोटी सी बबुआ ने सब कुछ उकसाया था। ये बयान बेहद ईमानदार था, जिससे हर कोई हंसने लगा। समय पर ढंग से काई यांग ने पूछा, इसके खत्म होने के बाद उसने कितना देने का वादा किया? 52 सिल्वर, आदमी ने जवाब दिया। 52, वह बहुत है। काई यांग ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। इस मजाक के दौरान बॉस वो ध्यान से सुन रहे थे। इसने उसे स्थिति को अच्छी तरह से समझा। सुमू की ओर मुड़ते हुए उसने गुस्से से कहा, आप नीच व्यक्ति हैं। तुमने वास्तव में मेरी बेटी को पाने के लिए इस तरह के गंदे तरीकों का इस्तेमाल करने की हिम्मत की। शुक्र है कि उसके पास आंखें हैं और उसने तुम्हारा असली चेहरा देखा है। आह, स्काई टावर का इतना पतित शिष्य कैसे हो सकता है? आप अपने स्कूल का नाम खराब कर रहे हैं। भाई यांग के बिल्कुल विपरीत चरित्र के साथ आप व्यर्थ और स्वार्थी हैं। मुझे तुम्हारी माँ और पिता के लिए शर्म आती है। उद्धरण चिन्ह। आसपास के व्यापारियों को भी सुमू के अपमानजनक कृत्यों के प्रति अधिक तिरस्कार महसूस होने लगा। सुमू का चेहरा चमकीला लाल था, क्योंकि वह जानता था कि वह ब्लैक प्लम विलेज में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि उसका मुखौटा हटा लिया गया था और उसका असली चेहरा सामने आ गया था। और उसके सारे दुर्भाग्य का स्रोत उसके सामने था। यह शिष्य, यदि उसके लिए नहीं, तो वह बॉस का पक्ष जीतने और अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने में सक्षम होता। इससे उसके लिए बेटी के प्यार को कम करना आसान हो जाता। लेकिन वह सारी प्लानिंग बेकार चली गई। न केवल वह कोई प्रतिष्ठा हासिल करने में असफल रहा था, बल्कि उसने स्काई टावर के शिष्य होने के लिए अपनी प्रतिष्ठा भी खो दी थी। उस स्थिति में सुमू ने शांत चेहरा रखा और काई यांग की ओर मुड़ा और पूछा, भाई, मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ? आप अनुमान लगाएं। काई यांग ने पलक झपकते ही उत्तर दिया। एक गहरी सांस लेते हुए सुमू ने कहा, हालांकि आपने अपनी पहचान छिपाने का विकल्प चुना है, लेकिन मैं इसका पता लगा सकूंगी। क्योंकि आप 3 साल के लिए स्कूल में प्रवेश कर चुके हैं, फिर भी आप आधिकारिक शिष्य नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप एक परीक्षण शिष्य हैं और पूरे स्कूल में आप में से कुछ ही हैं। आपको ढूंढना आसान हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जब वह समाप्त हो गया तो वह तुरंत घूमा और चला गया। अंत में उसके पास कुछ ताकत थी। जिन लोगों ने उनका रास्ता अवरुद्ध किया, उन्होंने उन्हें किनारे कर दिया। बिना रुके चलना। जब वह चला गया था, लोगों को केवल 2 हान पुरुषों की याद आई थी। लेकिन वे कहाँ थे? कोई निशान नहीं था, क्योंकि जब काई यांग और सुमू बहस कर रहे थे, वे चुपके से भाग गए थे। मैं, अंततः पराजय का समाधान हो गया था। काई यांग संतुष्ट था, क्योंकि उसने धोखे का पर्दाफाश किया था, व्यापारियों से अनुमोदन प्राप्त किया था और बॉस वह उसके लिए विशेष रूप से आभारी था। उस वेटर ने भी पूजा में काई यांग की ओर देखा। भीड़ तितर बितर होने के बाद बॉस की पत्नी भी बाहर आ गई। काई यांग का हाथ लेते हुए वह जितनी अधिक दिखती थी, उतनी ही वह उसे पसंद करने लगती थी।
इसके विपरीत बॉसी वह चिंता से भरा हुआ था। धार्मिक भतीजे यांग, आज तुमने सुमू को नाराज कर दिया है। मुझे डर है कि भविष्य में इससे आपको लगातार परेशानी होगी। इस घटना के बाद बॉस ने कायांग को और अधिक गहराई से संदर्भित करना शुरू कर दिया है। डरना, कायांग बस मुस्कुरा दी। मुख्य द्वार के अपने नियम हैं, इसलिए अगर वह मुझसे मौत तक नफरत करता है तो भी वह कुछ नहीं कर सकता। फिर भी आपको सावधान रहना चाहिए भतीजे। यदि इस मामले में आपकी संलिप्तता के कारण आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा तो मुझे आपके चाचा के रूप में बहुत चिंता होगी। मैं सावधान रहूंगा, उन्होंने सांत्वना दी। कायांग मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए ही दंपत्ति की बहुत आभारी थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह रात के खाने के लिए रुकें। मूल रूप से कायांग चाहते थे, लेकिन बॉस की पत्नी से डर गए। छोटी यांग, तुम माता पिता कहाँ हो? तुम कहाँ रहते हो? क्या आपने पहले ही शादी कर ली है? मैं इसे देखकर साफ है कि बॉस की पत्नी उसकी सास बनना चाहती थी। यह जानकर कायांग जल्दी से चली गई। जब वह चला गया तो उसके पास सफेद चावल का एक थैला था, लेकिन यह उस राशि से कहीं अधिक था जो आपको 20 चांदी मिल सकती थी। इसलिए पूरे 1 महीने तक कायांग को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी पड़ी। मूल रूप से कायांग को चिंता थी कि सुम्यू वापस जाते समय उस पर घात लगाएगा। क्योंकि सुमू जितना मासूम दिखता था, वह अंदर से एक भयावह और विश्वासघाती सांप था। यह संभव नहीं था। हालांकि जब कायांग वापस आई तब भी सुम्यू प्रकट नहीं हुआ था। उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा। आक्रमण नहीं करना सही विकल्प था। भले ही शिष्यों के बीच की लड़ाई में अक्सर मौत हो जाती थी, मेन गेट ने दूसरों की बेवजह हत्या की अनुमति नहीं दी। संक्षेप में, अगर सुम्यू ने स्कूल वापस जाते समय हमला किया होता तो जब चीजें लीक हो जाती तो इसका परिणाम उसका खुद का भी कयामत होता। अगर वह कायांग से निपटना चाहता था तो वह निश्चित रूप से उसे चुनौती देने के लिए भी आता था, जबकि वह भी झगड़ा करता था। कायांग की पहचान के मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह इसे ढूंढ पाएगा। स्काई टॉवर में जब तक सुम्यू ने थोड़ा पूछताछ की तब तक स्वाभाविक रूप से उसे अपनी पहचान मिल जाएगी। सुमू की असली ताकत कायांग ने पूरी तरह से नहीं देखा था, लेकिन वह निश्चित रूप से अपने स्वभाव के चरम पर था। केवल एक चीज यह थी कि वह नहीं जानता था कि वास्तव में कौन सी अवस्था है। ऐसा लगता है कि उसे अपने अभ्यास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अन्यथा कायांग वास्तव में स्काई टॉवर में रहना जारी नहीं रख सकता था। यह जानकर कायांग तेजी से अभ्यास करने के लिए वापस अपनी कुटिया में लौट आया। इस समय वह टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास करने में असमर्थ था, लेकिन वह स्कूल द्वारा दिए गए बुनियादी कौशल का अभ्यास कर सकता था। ये बुनियादी कौशल थे स्वभाव शरीर के लिए नींव स्थापित करना, अपने शरीर से परे आध्यात्मिक उपभोग को प्राप्त करना। यही उद्देश्य था। TLN यह QE की आध्यात्मिक ऊर्जा जैसी चीजों के बारे में बात कर रहा है। कायांग का शाओलिन कला और लेग विप का पिछला उपयोग उनके नींव के काम पर आधारित था। यदि इसके लिए नहीं तो कौशल को वास्तविक मार्शल आर्ट नहीं माना जा सकता है। उन्हें केवल बुनियादी कौशल का आधार माना जाएगा, जो सभी स्कूलों और परिवारों के लिए आवश्यक है। कायांग की झोपड़ी के बाईं ओर एक लकड़ी की आकृति है। यह कायांग द्वारा अभ्यास करने के लिए एक सदी पुराने पेड़ से बनाया गया था। उस पर छोटे छोटे डेंट पड़े थे, खून के निशान भी थे। ये सभी कायांग के कई दिनों के मेहनती प्रशिक्षण के माध्यम से बनाए गए थे। अपनी स्थिति मानकर कायांग ने लकड़ी के आदमी को मारना शुरू कर दिया। उसने लकड़ी के आदमी को अथक रूप से पीटते हुए प्रत्येक हड़ताल में अपनी पूरी ताकत लगा दी। लकड़ी के आदमी को मारते ही पेंग पेंग ने आवाज लगाई। हालांकि कुछ हमलों के बाद उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह उसकी अपनी मुट्ठी और पैर थे, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से लगा कि वे पहले से ज्यादा मजबूत हैं। हड़ताल और उसके द्वारा की गई आवाज से वे सभी पहले की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक स्थिर थे। और समय के साथ उसका हाथ और हड्डियां सुन्ना और गर्म होने लगीं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह अपने मेरिडियन को उत्तेजित कर रहा था, जिससे उसकी वायुमंडलीय आत्मीयता बढ़ रही थी। तंदुरुस्त शरीर के चौथे चरण में पहुंचना वायुमंडलीय आत्मीयता को जन्म देता है, आपके मध्याह्न रेखा को और विकसित करता है और आपको ऊर्जा को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने की अनुमति देता है। यह गर्मजोशी का एहसास कायांग की मेरिडियन विकसित हो रहा था। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। संपर्क सेवा की शर्तें साइट मैप मार्शल पीक। C14 धूप। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। कायांग ने सूर्यास्त तक अभ्यास किया, उसके बाद ही वह रुका। इस अवधि के बाद भी वह न केवल थका हुआ था, बल्कि वह और भी अधिक जीवित महसूस कर रहा था। जब से वह उस सुनहरे कंकाल में विलीन हुआ तब से उसकी ताकत आसमान छू रही थी। आज 20 मील चलकर भी वह थके नहीं, चावल की बोरी के अतिरिक्त भार के बावजूद भी वह थका नहीं था। जब वह अपने संयमित शरीर को विकसित कर रहा था, तभी वह वास्तव में दबाव महसूस करेगा। उस सुबह के अभ्यास के बारे में सोचकर कायांग थरथरा सकती थी। वह दबाव ऐसा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी उसे कुचल रहे थे, भयानक। लेकिन तनाव दबाव के साथ विकास आता है। बिना अत्यधिक दबाव के आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तभी किसी व्यक्ति की असली क्षमता दिखाई देगी, और तभी आपकी ताकत बढ़ती जाएगी, कदम दर कदम, हर बार अपनी सीमा को तोड़ते हुए। हालांकि वर्तमान में बड़ी मात्रा में घूसे और किकआउट करने के बाद भी कायांग को अभी तक कोई थकान महसूस नहीं हुई है। वह तनाव महसूस नहीं करता है। वह अपनी क्षमता को कैसे बढ़ा सकता है और सुधार कर सकता है। इसने चीजों को मुश्किल बना दिया और उसे उदास कर दिया। उस कंकाल ने उसे अत्यधिक स्वस्थ भी कर दिया, जिससे स्कूल के बुनियादी कौशल बेकार हो गए। क्या इसका मतलब यह हुआ कि वह प्रतिदिन सूर्योदय के समय केवल आधा घंटा ही अभ्यास कर सकता था? दिन के उजाले में पूरे 12 घंटे होते थे और फिर भी वह केवल आधा घंटा ही अभ्यास कर पाता था। बाकी समय वह क्या करेगा? सोना। यह स्पष्ट रूप से असंभव था। कायांग ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। TL वह आराम से सोते हुए हर दिन केवल 30 मिनट अभ्यास करके मजबूत हो रहा है। भाग्यशाली। TD बहुत खुशी है कि वह योगदान हॉल अंकल के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है। जब वह अनुपस्थित रूप से खाना बना रहा था, कायांग ने सोचा कि उसे थकावट के लिए कैसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। अगर किसी और को यह पता होता तो वे हंसते हंसते मर जाते। अन्य अभ्यासी इसे आसान बनाना चाहते थे, लेकिन कायांग खुद को सीमा तक धकेलना चाहते थे। अंत में वह अभी भी किसी भी अच्छे तरीके के बारे में नहीं सोच सका। हालांकि मुख्य कारण यह था कि कायांग को अपने प्रशिक्षण को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए अमृत की आवश्यकता थी। अन्य तरीके भी थे, लेकिन अंत में इन सभी में एक चीज समान थी, उन्हें चाहिए पैसा। स्काई टॉवर में योगदान बिंदु मुद्रा थे। काश कायांग गरीब थी और उसके पास केवल 12 अंक थे।
चावल के पकने के बाद उसने कुछ कटोरे नीचे रख दिए। हालांकि कोई साइड डिश नहीं थी और वह केवल सादा चावल खा सकता था, काई यांग बहुत संतुष्ट था। पिछले कुछ दिनों में यही एकमात्र भोजन था जिससे उनका पेट भर गया। रात के खाने के बाद वह ट्रेन नहीं जा सका, इसलिए वह नहाने चला गया। इसके बाद वह लेट गया और सोने चला गया। अपने अभ्यास को जारी रखते हुए कोई परिणाम नहीं होगा, इसलिए वह उस समस्या को हल करने का प्रयास भी कर सकता है। काम की गति तेज करने के लिए समाधान पर विचार करें। कुछ देर सोचने के बाद उसे अचानक याद आया, काली किताब। एक पृष्ठ के अंदर कुछ था, इसलिए काई यांग ने सोचा कि अन्य पृष्ठ समान होंगे। इसलिए यदि उसके पास पर्याप्त ताकत होती तो वह प्रत्येक पृष्ठ को खोल सकता था। पहले पृष्ठ में स्वर्ण कंकाल था, जो उसकी वर्तमान दुर्दशा का कारण भी था, जबकि दूसरे ने सुनहरे कंकाल से तड़के शरीर को विकसित करने के तरीकों के बारे में बताया। हालांकि तीसरा पेज खाली रहा। उसने पहले ही इसे समझने की कोशिश की थी, लेकिन काई यांग ने निष्कर्ष निकाला कि वह अभी तक काफी मजबूत नहीं था। पहले और दूसरे पन्ने के अनलॉक होने के साथ काई यांग उनका अध्ययन करना शुरू कर सकते थे, लेकिन आधे दिन अच्छे रहने के बाद भी वह उन्हें समझ नहीं पाया, जब तक कि वह गलती से तीसरे पन्ने की ओर नहीं मुड़ गया और एक ट्रांस में चला गया। काई यांग ने जैसे ही तीसरा पृष्ठ पढ़ना शुरू किया, भौहें चढ़ा दी। लगभग तुरंत ही अनगिनत सोने के शब्द पृष्ठ पर प्रकट होने लगे और उनके दिमाग में कौंध गए। फिर पृष्ठ के मध्य में एक छोटा भंवर दिखाई देने लगा। उसमें से एक प्राचीन अगरबत्ती निकली। घटनाओं के इस मोड़ ने काई यांग को सदमे में छोड़ दिया, लेकिन जल्दी ही वह खुश होने लगा। ठीक है, क्या वह आज सुबह चौथे चरण में नहीं गया? कल रात वह अभी भी तीसरे चरण में था, लेकिन आज वह चौथे चरण में है, तो इसलिए वह पहले तीसरे पेज तक नहीं पहुंच सका। हालांकि यह केवल एक स्तर था, फिर भी इसने तीसरे पृष्ठ को समझने की उसकी क्षमता में बाधा उत्पन्न की थी। इस बारे में सोचने के बाद काई यांग मदद नहीं कर सका, लेकिन अफसोस महसूस कर रहा था। अगर आज सुबह उसे यह पता चल गया होता तो उसे अब इसके बारे में सोचकर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होती। अपने धड़कते दिल को शांत करते हुए काई यांग ने अगरबत्ती को पकड़ा और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। यह बना आकार में बड़ा नहीं था और लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सामान्य वस्तु थी, लेकिन यह आधा बंद था। मुंह पर ढक्कन और कुछ छेद थे। यह प्राचीन और उत्कृष्ट गुणवत्ता का भी था, लेकिन यह बिल्कुल भी ध्यान खींचने वाला नहीं था। धीरे से उसने सूंघा, लेकिन कोई गंध नहीं थी और धीरे धीरे उसने उसे नीचे कर दिया। यह किस चीज से बना है? थोड़ी देर बाद भी काई यांग को अभी भी पता नहीं था, लेकिन वह केवल उसके दिमाग में अंकित जानकारी पर ही जा सकता था। एक छोटे से विराम के बाद काई यांग ने एक अजीब नजर से अपनी आंखें खोलीं। उनके मन में आई जानकारी के अनुसार यह अगरबत्ती प्रशिक्षण के दौरान उनकी मदद कर सकती थी। बन में अपने आप में कोई विशेष गुण नहीं होते हैं, हालांकि यदि आप जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उसमें जलाते हैं तो निकलने वाली सुगंध प्रशिक्षण के दौरान आपकी सहायता करेगी। अलग अलग चरणों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों की जरूरत थी। दुर्भाग्य से काई यांग को कुछ संदेह था। उनके वर्तमान स्तर पर उनकी सहायता के लिए आवश्यक पौधे थे थ्री लीफ डिस्ट्रक्शन कैस स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास। उनकी समझ के अनुसार इन दोनों जड़ी बूटियों का मूल्य अधिक नहीं था, लेकिन इन्हें खोजना बहुत कठिन था। उनके पास कम मात्रा में विषाक्त पदार्थ भी थे। थोड़े समय के लिए इन विषाक्त पदार्थों को अंदर लेने से कोई स्थायी नुकसान नहीं होगा, लेकिन कई वर्षों में आपके शरीर में जमा होने से वास्तव में आपको नुकसान होगा। क्या ये दो जड़ी बूटियां वास्तव में उसकी मदद करने में कारगर होंगी? ये जड़ी बूटियां कंट्रीब्यूशन हॉल में निश्चित रूप से उपलब्ध थीं, लेकिन ओल्ड मैन मेंग के व्यक्तित्व के साथ वह निश्चित रूप से उनके लिए उच्च मूल्य वसूल करेंगे, और उसके पास केवल कुछ अंक होने के कारण वह उन्हें इस तरह कैसे खर्च कर सकता था? एक ही विकल्प बचा था। उन्हें खुद की तलाश के लिए उन्हें ब्लैक विंड माउंटेन में जाना होगा। काई यांग पहले ही वहां शिकार कर चुके थे, इसलिए इसके भूगोल से काफी परिचित थे और शायद जड़ी बूटियां भी थीं। वह कल पहाड़ों पर जाएगा। वर्तमान में अपनी समस्याओं के समाधान के साथ काई यांग धीरे धीरे सो गई, लेकिन इससे पहले कि वह सो जाता उसने चौथे पृष्ठ की जांच की ताकि आज सुबह की शर्मनाक हरकत न दोहराए। दुर्भाग्य से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि टेम्पर्ड बॉडी फोर्थ स्टेज इस पेज के लिए पर्याप्त नहीं है। अगली सुबह काई यांग जल्दी उठ गई। कल के अभ्यास का उसकी साधना पर पहले से ही इतना बड़ा प्रभाव था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपने कम समय का पूरा उपयोग करेगा जो उसे साधना में करना था। उल्लेख नहीं है, वह आलसी व्यक्ति नहीं था। बैंगनी पूर्वी हवा गैस में खुद को विसर्जित करते हुए वह धीमा लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड मुट्ठी धीरे धीरे सामने आ गई। जबकि वह कल की तुलना में एक मजबूत मंच था, काई यांग ने अभी भी मुट्ठी में ज्यादा प्रगति नहीं की। आप इसे केवल 20 बार कर सकते थे और जब उसने अपनी पीठ को छुआ तो दर्दनाक दर्द ने प्रतिक्रिया दी। उसकी पीठ, कूल्हे और हड्डियों में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे फलियां फटी हों। एक और बैंगनी गैस को अंदर लेते हुए ऊर्जा के रूप में उनकी शारीरिक इंद्रियां स्पष्ट हो गईं। उसके सभी मेरिडियन खुल गए और उसके शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित। संपर्क सेवा की शर्तें साइट मैप मार्शल पीक। C15 पहाड़ के अंदर दवा की तलाश। पिछला अध्याय, अगला अध्याय। अपना दैनिक प्रशिक्षण समाप्त होने के साथ उन्होंने अपनी झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, जिसे सोने के कंकाल को अवशोषित करने के बाद से वे केवल 1 घंटे में पूरा कर पाए थे। झाड़ू लगाने के बाद वह कंट्रीब्यूशन हॉल में भाग गया। हालांकि काई यांग ने जड़ी बूटियों को खोजने के लिए पहाड़ों में जाने का फैसला किया था, लेकिन उन्हें जड़ी बूटियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने केवल थ्री लीफ कैस स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास के बारे में सुना था और यह नहीं जानता था कि वे कैसे दिखते थे। ब्लैक विंड माउंटेन में अपनी यात्रा के लिए उनका अधिकांश प्रारंभिक कार्य किया गया था। एक शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए काई यांग जड़ी बूटियों की उपस्थिति को लिखने के लिए कंट्रीब्यूशन हॉल में पहुंचे। मूल रूप से उन्होंने कोषाध्यक्ष मेंग से उन्हें पढ़ाने के लिए कहने की योजना बनाई थी। उन्होंने कोषाध्यक्ष मेंग से उन्हें जड़ी बूटियों पर एक किताब देने की उम्मीद नहीं की थी। पुस्तक को देखते हुए काई यांग ने पाया कि इसमें जड़ी बूटियों और उनके चिकित्सा गुणों, आवासों और चित्रों का परिचय था। हालांकि यह इसे पढ़ने वालों में निराशा की भावना पैदा करेगा, क्योंकि इसमें केवल सामान्य श्रेणी की जड़ी बूटियों की जानकारी थी और उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों पर कुछ भी नहीं था, लेकिन यह काई यांग की वर्तमान जरूरतों के लिए काफी उपयुक्त थी। जैसे चिकित्सकों को अलग अलग रैंकों में वर्गीकृत किया गया था, वैसे ही जड़ी बूटियों, हथियारों और औषधीय छर्रों को भी वर्गीकृत किया गया था। उन्हें साधारण ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, मिस्ट्री ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड और सेंट ग्रेड में विभाजित किया गया था।
प्रत्येक ग्रेड को तब निचले, मध्य और शिखर स्तर में विभाजित किया गया था। सौभाग्य से कायांग को जिन जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी वे दोनों साधारण ग्रेड निम्न श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं, इसलिए वे पुस्तक में थीं। और चूंकि वे इतने निम्न ग्रेड के थे, उनका मूल्य अधिक नहीं था। कंट्रीब्यूशन हॉल से निकलने के बाद कायांग जनरल अफेयर्स ऑफिस गए। आखिरकार वह अभी भी स्काई टावर का सफाईकर्मी था और ब्लैक विंड माउंटेन की इस गोल चक्कर की यात्रा में एक दिन से अधिक का समय लगता था, इसलिए उन्हें अपने काम से माफी मांगने के लिए कहना पड़ा। सामान्य मामलों के कार्यालय ने उसके लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाया। उन्होंने कायांग को 3 दिन की छुट्टी दी। अपने दायित्वों का ध्यान रखते हुए उन्होंने सेट किया। ब्लैक विंड माउंटेन स्काई टावर से पैदल केवल 20 मील दूर था। चूंकि यह इतना दूर नहीं था, कायांग अक्सर अपने भोजन की तलाश में वहां जाता था, जिससे वह इलाके से काफी परिचित हो जाता था। इस पर्वत में जड़ी बूटियों की एक विशाल और विविध श्रेणी थी, लेकिन चूंकि यह उनका पहली बार जड़ी बूटियों का संग्रह था, इसलिए कायांग ने पूरी तरह से तैयार होना सुनिश्चित किया। पानी, खाने पीने का सामान, फावड़ा और बैग लेकर वह सड़क पर जा गिरा। कायांग ने भागते हुए ब्लैक विंड माउंटेन पर आकर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। पहाड़ एक प्रागैतिहासिक राक्षस की तरह था, जो आकाश और पृथ्वी के बीच लेटा हुआ था। भव्य, जिसका कोई अंत नहीं है। अपने हरे भरे जंगलों, दांतेदार किनारों के साथ पहाड़ गर्व से क्षितिज के खिलाफ खड़ा था। वहां खड़े होकर कायांग ने अपने बालों से ठंडी हवा के झोंके को महसूस किया। ब्लैक विंड माउंटेन के भीतर कई क्रूर जानवर रहते थे। कुछ ऊंचे स्तर के क्रूर जानवर युद्ध अभ्यासियों को जीत की कोई संभावना न होने पर भी भागने पर मजबूर कर सकते थे। इसलिए आमतौर पर जब लोग पहाड़ में जाते थे तो वे बहुत गहरे नहीं जाते थे। पहले 30 या इतने मील को सुरक्षित क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अगले 10 मील खतरनाक क्षेत्र थे और उससे आगे का क्षेत्र जीवन के लिए खतरा क्षेत्र था। मूल रूप से आप जितने गहरे गए उतना ही खतरनाक था। चूंकि कायांग केवल साधारण ग्रेड के निचले स्तर की जड़ी बूटियों की तलाश में थे, इसलिए उन्हें बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे केवल सुरक्षित क्षेत्र में ही खोज कर रहे होंगे। वर्तमान में यह अभी भी सुबह के शुरुआती घंटों में था और कायांग यह याद करने की कोशिश कर रहा था कि पहाड़ की अपनी पिछली यात्राओं में उसने उन जड़ी बूटियों पर ठोकर खाई थी या नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास था या नहीं, क्योंकि वह इस बार उन्हें किताब के ज्ञान से लैस करने के लिए तैयार था। पीछे मुड़कर सोचते हुए कायांग को याद आया कि जड़ी बूटियों के उगने के कई संभावित स्थान थे। अपनी वर्तमान स्थिति में वह उन जड़ी बूटियों के स्थानों को भी नहीं जानता था जिन्हें वह खोजना चाहता था। लेकिन प्रत्याशा से भरे हुए कायांग ने ब्लैक विंड माउंटेन में परिचित ट्रैक का अनुसरण किया। आधे घंटे के बाद कायांग ने अपनी पहली फसल को ट्रैक के बगल में घने के भीतर छिपा हुआ देखा। वह लीची तेज दांत जड़ी बूटियों का एक गुच्छा था। उन्हें काटते हुए कायांग ने उन्हें अपने बैग में रख लिया और अपनी खोज जारी रखी, यह सोचकर कि यह एक अच्छी शुरुआत थी। सड़क पर चलते हुए कायांग ने चारों ओर बिखरी हुई विभिन्न वनस्पतियों को देखा और जंगल की यादें उनके स्थान के बारे में सूचित करते हुए वापस बाढ़ आ गईं। शिकार से प्राप्त पर्वत के अपने ज्ञान के साथ वह स्काई टावर के संबंध में एक मानसिक मानचित्र बना सकता है, जहां वह उसे खो जाने से रोकता है। शाम तक कायांग ने 4 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियां एकत्र कर ली थीं। जड़ी बूटियों की खोज करते समय यह स्वाभाविक रूप से बहुत कठिन है। यह उल्लेख नहीं करना चाहिए कि बहुत से लोग जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के लिए यहां आना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और भी कठिन हो जाता है। हालांकि कायांग को केवल 4 जड़ी बूटियां मिली, फिर भी वह बहुत संतुष्ट था। दुर्भाग्य से कायांग को इन 4 जड़ी बूटियों की आवश्यकता नहीं थी। मामले को बदतर बनाने के लिए उनके ग्रेड केवल साधारण ग्रेड पर थे, निचले स्तर पर भी। फिर भी अगर वह उन्हें वापस ले जाता तो वह उन्हें योगदान बिंदुओं के लिए विनिमय कर सकता था, इसलिए वे कुछ मूल्य के थे। इस समय सूरज ढलना शुरू हो चुका था। जल्दी से कायांग आखिरकार एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जो कई जड़ी बूटियों के विकास के लिए उपयुक्त था। यह क्षेत्र बहुत ही अजीब था। इसकी सभी भरपूर वनस्पतियों के लिए यह किसी भी जीवित उपस्थिति से रहित था। विशेष रूप से जड़ी बूटियों के क्षेत्र के आसपास के 30 फीट के क्षेत्र के लिए भूमि पूरी तरह से मर चुकी थी और कुछ भी नहीं उगता था, यहां तक मातम भी नहीं। हालांकि इस बंजर भूमि के केंद्र में घास के 3 गुच्छे थे। वे हवा में फड़फड़ाए। कायांग ने देखा कि वे भूरे रंग के थे और उन्हें लगा कि यह सिर्फ परिगलन है, लेकिन यह सिर्फ घास का प्राकृतिक रंग था। इसे और अधिक विस्तार से देखने के बाद कायांग ने उन्हें एक प्रकार की जड़ी बूटी के रूप में पहचाना और राहत की सांस के साथ दौड़ पड़े। व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए उसने जल्दी से उन सभी को खोदा। थोड़ी देर बाद इन तीनों जड़ी बूटियों को एकत्र किया गया। जब उन्होंने इन जड़ी बूटियों को धारण किया तो कायांग ने जड़ी बूटी की किताब निकाली जो कोषाध्यक्ष मेंग ने उन्हें पहले दी थी और यह देखने के लिए जांच की कि उन्होंने उन्हें पहले कहां देखा था। वे वास्तव में मृत जेडी ट्री ग्रास थे। चित्र, विकास और पर्यावरण सभी मेल खाते हैं। मृत जेडी ट्री घास मृत पेड़ों से उगती है, जिससे इसे ढूंढना काफी आसान हो जाता है। मूल रूप से पहाड़ों में किसी भी स्थान पर जहां मृत भूमि थी, आप इसे पास में उगते हुए पा सकते हैं। ध्यान से कायांग ने घास को अपने बैग में रखा और कुछ पानी और भोजन निकाला, फिर अपना पानी और भोजन निकाला और खाने और आराम करने के लिए जगह की तलाश की। इस बार जब उन्होंने पहाड़ों में प्रवेश किया तो उनका मुख्य लक्ष्य थरी लीव कैस स्पिरिट फ्लावर और डेड जेडी ट्री ग्रास को खोजना था। अब जब उन्हें डेड जेडी ट्री ग्रास मिल गया था तो उन्हें अपना ध्यान थरी लीव कैस स्पिरिट फ्लावर पर स्विच करने की आवश्यकता थी। उसे न केवल थरी लीव कैस स्पिरिट फ्लावर खोजने की जरूरत थी, बल्कि उसे बड़ी मात्रा में इसकी भी जरूरत थी। कायांग ने फैसला किया कि उसे अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा। हालांकि अभी शाम हो चुकी थी और सूरज डूब चुका था। यह स्वाभाविक रूप से जड़ी बूटियों की खोज के लिए एक असुविधाजनक समय था, इसलिए कायांग ने आराम करने और कल जारी रखने के लिए एक जगह खोजने का फैसला किया। पहले जब वह पहाड़ों में प्रवेश करता था, चढ़ाई करता था, तो वह कभी भी रात भर नहीं रुकता था। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, भले ही आपने सुअर का मांस नहीं चखा हो, आपने कम से कम पहले एक सुअर देखा है। उस नोट पर वह स्वाभाविक रूप से रात में पहाड़ों के खतरों को जानता था। TLN, मुझे लगता है कि यह बहुत आत्मव्याख्यात्मक है, लेकिन जो भ्रमित हैं, इसका मतलब है कि भले ही आपने कुछ चीजों का अनुभव न किया हो, आपको उनके बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए। आदमी को टिप्पणियों को संपादित करना भी है, आराम नहीं दुष्टों के लिए। निकटतम पेड़ मिलने के बाद कायांग ऊपर चढ़ गया और सोने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश की। एक जगह का पता लगाने के बाद वह तुरंत लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पहाड़ पर एक जंगल में पेड़ ढूंढना बहुत मुश्किल है। 1:30 बजे तक कायांग को अभी नींद नहीं आई थी, इसलिए उसने काली किताब निकाली और पेज 3 पर गया। एक विचार के साथ अगरबत्ती बाहर तैरने लगी। यह भी एक छोटा सा रहस्य था जिसे कायांग ने काली किताब के बारे में सुलझाया था।
जो कुछ भी अंदर रखा गया था उसे बाहर बुलाया जा सकता था और अपनी इच्छा से वापस किया जा सकता था। आखिरकार यह एक भंडारण पुस्तक थी और बनक को स्पष्ट रूप से वहां पहले रखा गया था, इसलिए यह कार्य पूर्ण आश्चर्य के रूप में नहीं आया। टीएल, हमारा एमसी बहुत उज्जवल नहीं है। यह एक स्टोरेज बुक है, अगर आप चीजों को बाहर ले जा सकते हैं तो उन्हें वापस क्यों नहीं रखा जा सकता है? पहली जगह में बनक कैसे समाप्त हुआ? एक रहस्य था, अंडरस्कोर था। मैं कायांग को यह समझ में नहीं आया कि अगरबत्ती के अलावा अन्य चीजों को किताब में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। क्या काली किताब एक आत्मिक पत्थर थी? क्या आत्मा के पत्थरों में आमतौर पर प्रतिबंध है कि क्या स्वीकार करना है और क्या अस्वीकार करना है? कुछ देर काली किताब से खेलने के बाद कायांग सो गई। आखिर उसने पूरा दिन पहाड़ पर घूमने में ही बिताया था। एक शांतिपूर्ण रात के बाद कायांग अगली सुबह जल्दी उठे और आधे घंटे के लिए टेम्पर्ड बॉडी रिकॉर्ड का अभ्यास किया। अच्छी फसल लेने के लिए उसे अगले 2 दिनों तक बहुत मेहनत करनी होगी। उसने यह भी महसूस किया कि वह एक सफलता के कगार पर था। उसने न केवल यह महसूस किया कि उसकी वायुमंडलीय भावना चरम सीमा पर थी, उसने यह भी महसूस किया कि उसका शरीर भी है। सफलता के लिए कायांग को सिर्फ एक अंतिम धक्का की जरूरत थी। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। पिछला अध्याय, अगला अध्याय, रिपोर्ट अध्याय। सर्वाधिकार कॉपीराइट नोवेल फल कॉम। सर्वाधिकार